जैसे हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025, वैसे ही रफ़ीक सन्स अपनी विमेन ऑफ सब्सटेंस स्पेशली ऑफ पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहता है, उनको ऑनर करना चाहता है। एंड हु कैन बी अ बेटर ऑप्शन देन मैडम नसरीन कसूरी। आप एक इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके पेरेंट्स दोनों माशाल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप एज अ गर्ल चाइल्ड क्या याद करती हैं? आप कैसी थी? स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, रिबेलियस सॉर्ट ऑफ, या ज़रा ओवरली ओबीडियंट या इंटिमिडेटेड सॉर्ट ऑफ? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके पास? देखिए, मैं इंटिमिडेटेड तो नहीं थी, मगर मैं शाय थी। मैं शाय थी, मैं क्वाइट थी। और अब मेरे माँ बाप दोनों ही गुज़र चुके हैं, बट अगर आप उनसे पूछें तो ओबीडियंट भी थी। मतलब आई वाज़न्ट रिबेलियस। बट ये है कि एज अ गर्ल चाइल्ड हम लोग 5 बहन भाई थे, हैं माशाल्लाह, एंड 3 बहनें और 2 भाई। तो मेरे वालिदैन कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे हमारे में, लड़कियों में और लड़कों में। हमें तालीम भी उन्होंने एक जैसी दी, हमें हमारी ट्रीटमेंट भी, मतलब घर के अंदर जो सलूक करते थे। कई दफ़ा मेरी वालदा थोड़ी सी मेरे वालिद से नाराज़ हो जाती थी, कहती थी कि जी आप लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं। तो क्योंकि प्यार भी करते थे बहुत, हमें फ्लेक्सिबल भी थे, कोई इतना डांटते वाटते भी नहीं थे ज़्यादा। और उनको शौक़ था बड़ा कि हम लोग जो लड़कियां हैं, हम लोग स्किल्स डेवलप करें। उन्होंने एक बार ले आए, लिंगुआ फ़ोन ले आए। उस ज़माने के अंदर रिकॉर्ड हुआ करते थे, अब तो खैर हर चीज़ नेट पे चली गई है, कि हम लोग बैठ के इकट्ठे बैठ के सारे फ्रेंच सीखते हैं। ओके। हमारे साथ बैठ के, उनको अंदाज़ा था कि मैं ख़ुद साथ नहीं बैठूंगा तो ये लोग नहीं करेंगी। तो आपकी पहली जो मॉन्टेसरी एकेडमी थी उसका नाम भी फ्रेंच आपने फ्रेंच रखा था ना मैंने, तो वो किसी से प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता था। वो गलती इंसान को बाद में अंदाज़ा होता है। अच्छा, भाई नहीं बैठते थे, उनका दिल था सारे पांचों हम लोग, वो छोटा तो खैर बहुत छोटा था उस वक्त, मगर भाई जो थे वो इधर दौड़ उधर दौड़ ये करते थे। हम तीनों बहनें बैठती थी। वो उनको ये शौक़ था, पियानो बजाओ, फ्रेंच सीखो, क्लासिक्स पढ़ो, क्लासिक्स लेकर आए, किताबें लेकर आए। हमने तीनों बहनों ने पढ़ी, भाइयों ने नहीं पढ़ी। उनका अपना मतलब लड़के आपको पता है शरारतों में ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा शौक़ था भी क्रिकेट खेल रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ये और किस्म की इक्वली गुड शौक है, वो भी अच्छे शौक़ है, वो भी अच्छे शौक़ है। तो वो मतलब इंटरेस्ट लेते थे, हमें बेटियों में इंटरेस्ट लेते थे। वो मुझे हमेशा यही याद आता है, और हमेशा यही याद आता है कि मेरी वालदा उनको कहा करती थी कि भाई आप इनको बिगाड़ रहे हैं। तो वो हमेशा कहते थे भाई मैं कैसे इनको बिगाड़ रहा हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे बिगाड़ रहा हूँ। बहरहाल ये एक नहीं, अगर आज वो होती तो वो देखती माशाल्लाह सारे अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी फील्ड्स हमारे में। उनके सामने ही हम लोगों ने काम शाम करना शुरू कर दिया था। उनको फौत हुआ 3-4 साल हो गए। जी जी। मेरे वालिद तो खैर बहुत जल्दी फौत हो गए, जी, छोटी उम्र में फौत हो गए। सही। अच्छा मैम, जैसे आप अपनी वालिद का जिक्र कर रही हैं, आप जनरली अपने बचपन में या एजुकेशन की फील्ड में जंप करने के बाद, क्योंकि जितना मुझे पता है कि आपने एक्सीडेंटली ही जंप किया इस तरफ, यानी कि बिल्कुल एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया, तो इस दौरान में आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत पसंद आई हो, जिसको आपने जिसको इंस्पिरेशन के तौर पे लिया हो या बहुत एडमायर किया हो फॉर एनी क्वालिटी? देखिए, ये मुझसे सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, और मैं सोचती रहती हूँ कई बार कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी मुझे पसंद आई हो। बहुत लोगों को मैं देखती थी, बहुत लोगों को मैं एडमायर करती थी, बट कोई एक बंदे का नाम मेरे लिए लेना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़। हाँ, बहुत लोगों की, फ़र्क लोगों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। आप मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, तो वो मतलब आप एडमायर करते हैं लोगों की स्ट्रेंथ और परसिवियरेंस, फ़र्क चीज़ें, पर उनका कोई ना कोई एस्पेक्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो किसी एक बंदे का नाम लेना ज़रा मुश्किल है। ऑन द होल एज अ पर्सनैलिटी आप उसको कहें, आप उनके मुख्तलिफ ट्रेट्स को। हाँ, बट आई ऑलवेज मतलब आई ऑलवेज लुक्ड अप टू माई फादर आउट ऑफ माई 2 पेरेंट्स। मुझे इस चीज़ का था आइडिया कि फादर माशाल्लाह, आप जैसे मैं आपके पिछले कोई इंटरव्यू सुन रही थी, आपने ड्राइविंग का जैसे जिक्र किया कि वो आपको तो
I've always looked up to him and tried to emulate him in many ways. Not that he was a very disciplined man, मगर पता नहीं मैं कितना emulate कर सकी हूँ या नहीं. But ये है कि पेरेंट्स में से किसी एक को इंसान ज़्यादा एडमायर करता है. प्यार तो दोनों से ही होता है, दोनों माँ बाप आपको प्यार से रखते हैं, प्यार करते हैं, मगर वन ऑफ देम इज़ मोर इनवेरिएबली more influential in your life. More influential. अच्छा मैम, आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी, आपने मास्टर्स किया. History and psychology. How did psychology help you in your practical field to understand people's behaviors, their strengths, their weaknesses? ओवरऑल चूँकि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें जज करनी पड़ती हैं, उनको गेज करना पड़ता है कि आप उनको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, आई थिंक मैं उसका कोई आपको एक ऑब्वियस एग्जांपल तो नहीं दे सकती, बट डेफिनेटली इंसान जब लोगों को मिलता है, उनसे बात करता है, तो आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है. जो लोग कई दफ़ा लोग गुस्सा बहुत करते हैं, कई लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कई फ़र्क किस्म की उनकी क्वालिटीज़ होती हैं. तो आप यूजुअली देखते हैं कि भाई इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनको घर में कोई मसला है, कोई इस किस्म की चीज़ है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है. बहुत चूँकि मैंने ज़्यादा काम औरतों के साथ किया है, और औरतों के मसाइल और किस्म के होते हैं, मर्दों के और किस्म के होते हैं, औरतों के और किस्म के होते हैं. और घर के अंदर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने ऐसे घर में परवरिश पाई जहाँ के बहन भाइयों में सलूक एक जैसा था. मगर ये चीज़ ज़्यादातर ख़ानदानों में नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान. लड़कों को ज़्यादा दी जाती है इम्पोर्टेंस, और लड़कियों को ज़रा दबा के रखा जाता है, और थोड़ा उनसे मतलब सलूक भी कोई इतना अच्छा नहीं होता. उन चीज़ों के असर होते हैं. फिर जब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, तो किस्मत की बात होती है कि कैसे घर में शादी हुई है, सास आपके साथ कैसा सलूक कर रही है, खाविंद आपको कैसा सलूक आपके साथ कर रहे हैं. हमारे पास जो ख़वातीन काम करती हैं आके, उनको हर कोई ज़रूरत से नहीं काम करता. कई लोग शौक़ से भी काम करते हैं. हाँ, शौक़ होता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने सारा दिन घर में नहीं बैठना. कई लोगों की मजबूरी पैसे नहीं होते, कई लोगों की मजबूरी होती है कि उनको घर से निकलने का वक्त चाहिए. वो घर में बहुत घुटन होती है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए वो लोग काम करती हैं कि जी कम से कम 5 घंटे तो हम लोग 5-6 घंटे तो हम लोग घर से दूर रहें, ताकि वो एक सिस्टम जो है हमारा रिचार्ज हो सके. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. कुछ इंसान को डेफिनेटली साइकोलॉजी में आपको इसकी मदद मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग पीपल. व्हेन यू वर्क, बहुत लोगों के साथ आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हैं, तो हर इंसान यूनिक होता है. उसको समझना, उसके साथ काम करना, एंड टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. अच्छा मैम, आपके क्या ख्याल में कोई ऐसी एक स्ट्रेंथ या मल्टीपल खूबियाँ जो आपको यहाँ तक लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, और आपके ये सारी जो आपकी कामयाबी है माशाल्लाह, आपके अपने घर के मेल मेंबर्स, जैसे आपने अभी स्पाउसेस का जिक्र किया, आपके स्पाउस, आपके फादर, आपके किड्स, ऑल बीइंग मेरे ख्याल है मेल्स, आपको उनकी तरफ से कितना इंकरेजमेंट मिलती है, या डू दे फील प्राउड ऑफ यू? ये तो आप उनसे पूछे. मगर यू सी, मेरी बेटी तो है नहीं, बेटे ही हैं, लड़के हैं. और समटाइम्स मैं लोगों को हंस के कहती थी कि भाई मुझे तो आई हैव फॉरगॉटन दैट आई एम अ वुमन, बिकॉज सारा माहौल जो है वो गियर्ड होता है मर्दों का. मर्दों खाना भी उनकी मर्ज़ी का बनता है ज़्यादा, और सब कुछ ही मर्दों का एक किस्म का माहौल है. तो मैं भी उसी माहौल के अंदर एक मर्द ही बन गई एक किस्म की काम करने में. बट मेरा ख्याल ये है कि अपनी तारीफ़ करना तो मुनासिब नहीं होता,
बट आई थिंक आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। बिल्कुल। वो डिसिप्लिन मैंने अपने वालिद से सीखा। तो वो मेरे बहन भाई भी कई दफ़ा मजाक करते हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे, तो मजाक करते हैं कि यू नो टाइम का, मेरी पंक्चुअलिटी का, इस किस्म की चीज़ों का। खाने पे कभी बुलाएं या कुछ बोले, उनको पता होता है कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो वो मतलब टाइम पे चली So जाऊंगी your और discipline and सारा punctuality, yeah. मतलब। तो मेरा डिसिप्लिन है जो मेरा ख्याल है मैंने अक्वायर किया है मेरे वालिद, अपने वालिद से। वो भी बहुत डिसिप्लिन थे। और उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो डून स्कूल में हुई। और हम लोग बचपन में जब छोटे थे हम लोग, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग डून स्कूल की बहुत कहानियाँ उनसे सुना करते थे। डून स्कूल वाज लाइक अ कैडेट एकेडमी। और जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन से उनकी उस स्कूल के अंदर कि वो सुबह देहरादून में आपको जी पता है जी, I ठंड know, होती yeah, है, yeah, बहुत ठंड बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठंडी जगह है। तो सुबह ये लोग 5 बजे के 6 बजे उठ के बनियान और निकर पहन के सुबह वो एक्सरसाइज ड्रिल करते होती थे। थी, oh my God, जी हाँ, ठीक तो है। मुझे जब बताते थे तो मैं हमेशा मतलब मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती थी। इतनी ठंड में आप लोग की सर कि सही। हाँ, हम लोग करते थे और आधे घंटे के बाद हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी क्योंकि हम्म इतना पसीना आता था इंसान। और उसके बाद जाके वो लोग नहा धोकर और फिर नाश्ता करते थे। वो एक इनका रूटीन था। तो ही वॉज डिसिप्लिन। तो आई थिंक वो माशाल्लाह, कहानियाँ सुन सुन के शायद मुझ में भी आप वो में भी एक वही असर आ चीज़। गया या माशाल्लाह। अच्छा मैम, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बीकन हाउस माशाल्लाह आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट नहीं है ना, मॉन्टेसरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट को कायम करके डिजिटल टेक्नोलॉजी को इसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसमें इंटीग्रेट किया आपने। क्या चीज़ आपकी वो ट्रिगरिंग फैक्टर थी कि आपको लगा कि ये ज़रूर अब हमारे पास पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए? प्लस ये कि ओवरऑल जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो गई है, बच्चे तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन तरबियत में कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि तरबियत और तालीम दोनों साइड बाय साइड कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, ये 2 फ़र्क सवाल हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का सवाल है आपने किया, और दूसरा आपने तरबियत और तालीम का सवाल किया। तो मैं मैं उनको अलग-अलग उनका जवाब देती हूँ। देखिए, तरबियत का तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग सारे एग्री करेंगे कि तरबियत को कोई चीज़ नहीं रिप्लेस कर सकती। और तरबियत आपकी ज़्यादा आपके घर में ही होती है। आपके माँ-बाप आपकी तरबियत करते हैं और वो चीज़ माँ-बाप को नहीं भूलनी चाहिए। स्कूल और किस्म की तरबियत करता है। बिल्कुल। स्कूल के अंदर, और स्कूल में आपके साल के 180 दिन बाय एंड लार्ज होते हैं। उन 180 दिनों के अंदर भी आपके 5 घंटे स्कूल के होते हैं। तो ज़्यादा वक्त आप घर पे ही होते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं। तो तरबियत जो है कि आपने कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे तमीज़ सलाम करना, लोगों को तमीज़ से पेश आना, झूठ ना बोलना, गाली वाली ना देना, गंदी ज़बान ना इस्तेमाल करना, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको घर में सिखाई जाती हैं। घर में अगर माँ बाप आपस में गालम गलोच करेंगे तो बच्चे तो वो सीखेंगे। मुझे इस चीज़ से एक छोटी सी चीज़ याद आई कि हमारी टीचर्स जाया करती थी ब्रैडफर्ड ट्रेनिंग के लिए। और ब्रैडफर्ड हम उनको इसलिए भेजते थे कि वहाँ बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। तो मैं हर साल जाती थी, जब उनका सर्टिफिकेट का टाइम होता था तो मैं स्कूल्स भी विज़िट किया करती थी उधर। और कई ऐसे स्कूल थे जिनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की थी। तो एक बार मैं एक स्कूल में गई तो उनकी मैं हेड मिस्ट्रेस के साथ बैठी हुई थी, तो एक छोटा बच्चा पाकिस्तानी, उसको टीचर पकड़ के लाई, बहुत वो चीखो पुकार कर रहा था और गालियां दे रहा था। अब उसको तो खैर गालियां नहीं समझ आ रही थी, मुझे तो समझ आ गई। तो वो मुझसे पूछती हैं कि जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो पूछती हैं व्हाट इज़ ही सेइंग। तो अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं ये तो बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा बस ही इज़ एंग्री, ही इज़ सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। मैं इस तरह करके मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मगर जब उसकी माँ, छुट्टी का टाइम था, तो उसकी बच्चे की माँ उसको पिक करने आई। तो मैंने कहा कि ये
बच्चा बहुत शरारती है आपका, ये आपको पता है कि बहुत गंदी गालियाँ दे रहा था इधर। तो मुझे आगे से पंजाबी में कहती है, जो अपने प्यो को सुनेगा वही करेगा। तो उसके घर के अंदर ऑब्वियसली काफ़ी एविडेंट ये बात है इस चीज़ की। हाँ, तो वो मतलब कि गालम गलोच घर में सुनता है तो देता है ना। वो अच्छी बात है कि उनको तो अंग्रेज थे, उनको नहीं समझ आ रही थी, मगर समझ आती तो कैसी बुरी बात थी। तो घर में जो आप सुनेंगे आप वही करेंगे। बिल्कुल। आपके माँ बाप आपस में जिस तरह उनका सलूक एक दूसरे के साथ होगा, जो एक दूसरे वही बच्चे वो चीज़ पिकअप करते हैं। तो तरबियत घर पे होती है और तरबियत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने टेक्नोलॉजी की पूछी। टेक्नोलॉजी जी हर चीज़ का एक अपसाइड भी होता है, डाउन साइड भी होता है। टेक्नोलॉजी का जो डाउन साइड है वो ये है कि मैं डाउन साइड पहले बता रही हूँ, फिर बाद में अपसाइड की भी बात कर लेंगे। कि डाउन साइड उसका ये है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपके सोशल स्किल्स को बहुत अफेक्ट करती है। मेरे अपने पोते पोतियाँ माशाल्लाह, उनमें से कुछ तो अब मेरी बड़ी पोती जो है वो अब ग्रेजुएशन के करीब है माशाल्लाह, और पोते पोतियाँ, और सबको ज़ाहिर है ये आईपैड का शौक़ है। अब वो सब इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं, कभी हमारे घर में कोई गेट टुगेदर हो, मेहमान आए हुए हों, दूसरे आए हुए हों, तो सारे बैठ के आईपैड पे खेल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते। तो मैं उनको कहती हूँ भाई तुम लोग बातें करो आपस में। बहुत बड़ी बात की आपने। तुम्हारी मतलब सोशल स्किल्स जो हैं, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन जो करनी है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तुम लोग बैठकर इसके ऊपर, और मुझे जिस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है वो ये है कि आपस में अगर बात भी कर रहे हैं ना तो मोबाइल पे कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड मैसेजिंग में। यस, हाँ, ओके, हाँ। मैंने एक दिन कहा अपने पोते को, मैंने कहा कि भाई why don't you talk, why are you doing it on this on the mobile? तो कहता है well we don't want you to hear दादी। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, सीक्रेट कॉन्वर्सेशन हो रही है, मगर उससे आपकी सोशल स्किल्स, आपकी कॉन्वर्सेशन वगैरह नहीं, आप भूल जाते हैं। कॉन्वर्सेशन इज सिर्फ द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज स्लोली डाइंग आउट। बिल्कुल। क्योंकि लोग इसके ऊपर इतने आईपैड पे और इस चीज़ के ऊपर इतने हुक ऑन हो गए। टेलीफोन तो खैर ठीक है, वो सारा वक्त लोग टेलीफोन पे लगे रहते हैं। जब ये नहीं थे फ़ोन तो हमारा गुजारा तो होता ही था ना। बिल्कुल। घर में एक फ़ोन हुआ करता था, सब वही इस्तेमाल करते थे, और इंस्ट्रूमेंट भी एक ही होता था। ये नहीं कि हर कमरे में पड़ा हुआ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था, फ़ोन होता था, वो सभी इस्तेमाल करते थे। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपना बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो एक डाउन साइड मैं तो कहती हूँ, वो डाउन साइड ही मैं उसको कहूँगी। और उसकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर तो बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सकती है। आप माशाल्लाह, आपने तो इतना क्रोम बुक्स के बारे में, ये ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी जो है, जी इस्तेमाल हो सकती है। एक आप बहुत चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से बच्चों को आप समझा सकते हैं वो वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उसको मैथ्स भी आप अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको पढ़ाएं तो उसकी मतलब उनकी समझ में ज़्यादा बेहतर आता है। इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर देम। बिल्कुल। एंड दे अंडरस्टैंड इट मोर। मगर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स डोंट रिप्लेस द टीचर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिकॉज आज से काफ़ी साल पहले स्कूल बंद हुए थे, तो हम लोग मतलब हम लोगों को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का करना पड़ा था, तो हम लोगों ने उस वक्त डेवलप किया था ऑनलाइन टीचिंग का। एंड जितनी देर हम बंद रहे स्कूल, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते रहे बच्चों की। बट हमें उस वक्त भी, बाद में भी ये एहसास हुआ कि आप टोटली ऑनलाइन नहीं जा सकते, आपको हाइब्रिड करना पड़ता है। आपको हाइब्रिड टीचिंग करनी पड़ती है, टीचर भी हो, फिर आप ऑनलाइन प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग तो बेहतर हो जाती है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो गई है, बहुत हो गया। मैं खुद आई एम नॉट अ वेरी टेकी पर्सन। मेरी जनरेशन जो है, हम लोग उतने टेकी नहीं हैं जितनी अब नई जनरेशन है। इसलिए मैं भी देख देख के कई दफ़ा परेशान ही हो जाती हूँ कि ये क्या हो गया। लेकिन मैम जैसे हमारी जनरेशन में मुझे फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी थे अदरवाइज। जैसे अभी आपने डाउन साइड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो इसी से एक अगला क्वेश्चन ये निकलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस,
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सोशल स्किल्स, आजकल के बच्चे, ये जो जनरेशन अल्फा, जनरेशन जी, ये लैग करते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बनने के लिए इनको इनकी तरफ आना चाहिए, इनको मज़ीद इनके इस चीज़ के ऊपर भी काम होना चाहिए स्कूल्स में या बिल्कुल होना अदरवाइज? चाहिए, इस चीज़ पे काम होना चाहिए। दीज आर स्किल्स विच टेक यू थ्रू लाइफ। बिल्कुल। ये स्किल्स जो है ये आपके पास नहीं होंगी तो ज़िंदगी के अंदर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। दे आर इम्पॉर्टेंट स्किल्स, बिल्कुल। यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो ये चीज़ें इनके ऊपर बिल्कुल काम होना चाहिए, स्कूलों में भी होना चाहिए, घर पे भी होना चाहिए। यू नो मगर माँ बाप कई दफ़ा मुझे अफसोस इस चीज़ पर होता है कि कई दफ़ा माँ बाप भूल जाते हैं कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो सोचते हैं कि बस ठीक है, बच्चों को हमने स्कूल एडमिशन की करा दिया, अच्छे हाँ, स्कूल स्कूल में की करवा फ़ीस दिया। दे दी, खाना खिला दिया, साफ सूफ कपड़े पहना दिए, तो बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो गई। तरबियत का उन्हें कोई ये तरबियत के ज़िम्मे में आती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं ये माँ बाप आपको सिखाते हैं और आप उस चीज़ में बच्चे आजकल हम लोग छोटे थे, हम लोग हमारे सबके हमारे रिश्तेदार होते हैं, आपकी खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, आपके चचे हैं, सब हैं। उनसे भी हम बैठ के बात कर लेते थे, हम मतलब डरते भी थे उनसे, मगर बात भी कर लेते थे उनसे। हमारा ये लोग बच्चे बहुत अब बड़े लोगों से मैंने नोटिस किया है अवॉइड करते यू हैं। आर वेरी राइट मैम, यू आर वेरी राइट। हाँ, ऐसा ही है। बड़े लोगों को अवॉइड करते हैं कि वो मेरा वो मैं पोते को कहूँ ना कि करो बात, तो कहता है व्हाट डू आई टॉक टू यू। वो ऐसे करके कहता है वो व्हाट डू आई टॉक टू देम अबाउट। तो बिल्कुल। वो एक किस्म का जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ हो गया गया है। अच्छा मैम, बच्चों के बारे में बात हो गई, स्कूलिंग के बारे में हो गई, बीकन हाउस उससे भी ज़्यादा आगे इवॉल्व कर गया माशाल्लाह। आप अब यूएन के जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी बीकन हाउस ने अब काम शुरू किया है, और मेरे ख्याल है कुछ अरसा हो गया है। बीकन हाउस एनर्जीज़ है, और क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आपने ग्लोबली पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, उसकी स्टैंडिंग बेहतर करने के लिए अपनाए हैं? देखिए, ये हमारा 50th ईयर है। गोल्डन जुबली माशाल्लाह। हमारी गोल्डन जुबली है। हम लोग 4 नवंबर को बीकन हाउस विल बी 50 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। और हमारा जो थीम है फॉर आवर गोल्डन जुबली ईयर इज सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। एज अ मैटर फैक्ट आपको आई होप आई कैन रिमेंबर कि मैं आपको कैलेंडर्स दे दूं। हमारे इस दफ़ा कैलेंडर्स भी उसी थीम के ऊपर बने हुए हैं। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग करिकुलम के अंदर भी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों को वी आर ट्राइंग टू यू नो इंक्लूड इंटीग्रेट इट इनटू, जी, उसके अंदर थिंग। बिकॉज द पॉइंट इज़ के जो ग्लोबल वार्मिंग के और जो ये सब मसाइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। इवन दो यू नो पाकिस्तान द 5th वर्स्ट हिट बाय दिस ग्लोबल वार्मिंग, कि जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमें पानी की शॉर्टेज हो रही है। और उसमें हमारा रोल इतना नहीं है। रोल एक्चुअली बाहर दूसरे ममालिक का जिनकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं। उनका तो हम कहते रहते हैं कि जी आप अपना रोल प्ले करें, बट हम अपना तो प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको तो हम लोग अब ये डॉन की वो थी ब्रीथ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस, तो मैं उस पर गई भी थी। कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाया था, मैं कॉन्फ्रेंस पे गई थी। तो उधर गुफ्तगू कितनी हो रही थी कि हमें इतने $billion चाहिए इसको क्लाइमेट वार्मिंग का जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए, जिसके अंदर के फॉरेस्टेशन आती है कि आपने दरख्त उगाने हैं। दरख्त तो आप उगाएं ज़रूर, पर पहले काटें तो मत ना। जी बिल्कुल। तो ये उगाने तो बहुत ज़रूरी है कि जी आप बिलियन ट्री, सुनामी या जो कुछ भी आपने करना है आप ज़रूर करें, बट काटने तो बंद कर दें ना। तो वो चीज़ है। बाकी वेस्टेज को आप जितना भी रोक सकते हैं, आप वेस्टेज को रोकिए। आप बहुत चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना है, और बच्चों को आप सिखाएंगे तो एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे अपने माँ बाप को सिखाएंगे। बहुत चीज़ें अब ऐसी आ गई हैं, जैसे अब ये टेक्नोलॉजी की आपने बात की।
मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो मेरे इस पे आईफोन पे, तो मुझे ना समझ आए तो मैं अपने पोते को बुलाती हूँ कि ये मुझे एंड ही नोज इट ऑल और उसको पता। और हम लोग टीवी पे नेटफ्लिक्स वगैरह या कुछ इस किस्म की चीज़ें, कोई टीवी का मसला हो जाए तो मैं पोते को या पोती को या किसी को बुलाती हूँ, वो लोग करके देते हैं, मुझे तो नहीं आता समझ। सो वो बात है कि आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यंगर जनरेशन सिखाती है। टेक्नोलॉजी एक वो चीज़ है, और दूसरी ये एनवायरनमेंट का जो है, अगर हम लोग बच्चों के अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर दें कि आपने वेस्टेज नहीं करनी और एनवायरनमेंट को किस तरीके से आपने लेके चलना है, तो वो अपने माँ बाप को भी कहेंगे। माँ बाप अगर सड़क पे कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो कहेंगे क्यों फेंकी आप, ऐसा क्यों किया। वेस्ट करेंगे तो वो उनको कहेंगे कि भाई डोंट वेस्ट। ये हमें बचपन में कुछ चीज़ें तो हमारे घर पे सिखाई गई थी। मेरे वालिद का ये था कि वो कहते थे कि भाई उतना प्लेट में डालो जितना खाना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ना रोटी ना सालन। और थोड़ा भूख ख़त्म हो जाए ना, दिल ना करे खाने को, तो कहते नहीं अब डाला आप खाओ। तो वो चीज़ अब हमें, और वो वाला ज़माना जब हम लोग बच्चे थे तो उस वक्त ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वाले इश्यूज़ नहीं थे, मगर ये एक चीज़ वो हमें बिल्कुल ये डेवलप हुई विद टाइम। हाँ, और अब बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अब तो बहुत हो गया वेस्टेज। अब पानी देखें ना, पानी की कितनी शॉर्टेज हो गई है, पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई है। और मैं देखती हूँ हमारे घर में कई दफ़ा मैं अपने मुलाजमों को भी कहती हूँ कि भाई ये क्या करते हो तुम लोग, मतलब वो नलका खुला हुआ है, नलका खुला छोड़ दिया। मैंने कहा बंद कर दो नलका, क्या फ़र्क पड़ता है, बंद कर दो। वो मतलब एक वो रियलाइजेशन नहीं है कि हम लोग कितनी एक ये कीमती चीज़ है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हम लोग अगर बच्चों को सिखाएंगे तो जो बड़ी जनरेशन, उनके माँ बाप की जनरेशन तो अब मेरे काबू नहीं आती, मगर बच्चे तो है ना मेरे काबू, तो उनको अगर मैं सिखाऊंगी तो वो लोग अपने माँ बाप को ये चीज़ सिखाएंगे। बिल्कुल। और माँ बाप अगर कोई गलत काम करे ना, बच्चा कह दे कि ये आपने क्या किया, तो माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। बिल्कुल माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं कि देखो हमारे बच्चे ने हमें मना कर दिया। सो इसलिए बच्चों को आप सिखाएंगे तो बच्चे आगे से जाके इस चीज़ को फैलाएंगे। तो एनवायरनमेंट ये हमारा एक 50th एनिवर्सरी की थीम है, गोल, एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन इट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैम इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप खुद भी वर्किंग रही हैं थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ कोर्स, और आपके पास जो स्टाफ है वो भी मोर देन 62% आई गेस इज़ फीमेल्स। तो आपने बीकन हाउस में वो वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे फॉस्टर किया हुआ है जो उनके लिए हेल्पफुल हो? कोई ऐसे मेयर्स हैं जो आपने लिए हों, और उनको क्या हिंड्रेंस है फिर लेडीज़ को? अब हम चूँकि विमेंस डे के हवाले से बात कर रहे हैं, लेडीज़ को क्या हिंड्रेंस होती हैं जनरली जिनको अवॉइड करने के लिए बीकन हाउस में उनके पास एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? देखिए, बीकन हाउस इज़ अ स्कूल, एंड स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टीच ऑल ओवर द वर्ल्ड एट स्कूल लेवल जो ज़्यादा टीचर्स औरतें होती हैं, और ज़्यादातर प्रोफेशन जो है ये औरतों का, इट्स आल्सो वुमन फ्रेंडली प्रोफेशन, क्योंकि आप घर ज़रा जल्दी चले जाते हैं, आपको घर का काम करने का भी टाइम मिल जाता है, बच्चों को देखने का टाइम मिल जाता है, आपका वो वर्किंग डे उतना लंबा नहीं होता टीचिंग के अंदर। वर्किंग आवर्स वैसे होते हैं जिसकी वजह से मैंने भी प्रैक्टिकली अपनी जो प्रैक्टिकल फील्ड है उससे थोड़ा सा डिस्टेंट हो गई। टीचिंग उस तरीके से, अगर आपके बच्चे हैं और आपने घर का भी काम करना है तो आपको टीचिंग डजंट पे वेल, मगर इट ब्लेंड्स इन वेल विद द होम लाइफ। तो टीचर्स, और बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, ऑब्वियसली आई रियलाइज के मसले क्या होते हैं टीचर्स को। तो हम लोगों ने अपने सब स्कूलों में, बड़े स्कूलों में, कुछ स्कूलों में हम लोगों ने डे केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, और वो डे केयर सेंटर्स आर फ्री, they are not, we don't charge the teachers. I am very particular about it also कि औरतों का कोई किसी किस्म का उनके साथ ज़्यादती ना हो, कुछ ना हो, they should be at par with the men. So that's an important factor. मैम आपको क्या लगता है कि विमेन ऑफ सब्सटेंस सिर्फ प्रोफेशनल होके बन सकती हैं, या वो घरों में रह के अपने घरों में अपने पार्ट्स प्ले करके भी विमेन ऑफ सब्सटेंस बन सकती हैं?
बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती जी। जो घर में रहना, अच्छा घर चलाना, बच्चों को अच्छा पालना, अच्छी तरबियत देना, वो वुमन ऑफ सब्सटेंस विल ओनली डू। बिल्कुल। जो जिस किस्म की परवरिश आप घर में बच्चों को देती हैं, और यू नो आप उनको यू सेंड देम आउट इनटू द वर्ल्ड, और जिस किस्म के बच्चे आपके हाथों से पलते हैं, और उनको वो लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, वो आपकी कंट्रीब्यूशन है। यू कैन बी अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, यू कैन बी अ गुड हाउस वाइफ, अ गुड मदर, यू नो, यू कैन डू दैट वेल। उसको कभी आपको बेदिली से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। आपको जो भी शौक से काम कर करना रहे हो, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कई दफ़ा मैं हंसती हूँ ना, मुझे ये लोग कहते हैं कि इफ़ यू रिटायर व्हाट विल यू डू, तो आई सेड आई स्टार्ट कुकिंग। you like cooking? आई लाइक कुकिंग, Oh. बट आई डोंट कुक, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं जब बाहर जाते हैं, हम लोग कभी बाहर जाते हैं, तो उधर तो अब खानसामा नहीं होता ना, तो उधर आपको अपनी ये स्किल्स दिखाने का मौका मैं मिलता है, खाना माशाल्लाह। पकाती हूँ। मैं खाना पकाती हूँ, तो ओह वो वाओ। मुझे मेरा वो बेटा छोटा वाला जो है ना, छोटा, वो कहता है, व्हाई डोंट यू कुक इन पाकिस्तान, यू कुक सो वेल। मैंने कहा बस उधर सुस्ती आती है, खानसामा होता है पकाने के लिए। तो कुकिंग समथिंग हमारी मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना पकाती थी, हमें बहुत शौक था कि वो पकाएं। वो भी, उनको भी सुस्ती आती थी, खानसामा होता था, तो वो कि वही पका लेते। हम लोगों को शौक था कि ये हमें पका के खिलाएं। बहुत जब वो पकाती थी तो अंदाज़ा हो जाता था कि उनका बना हुआ खाना है। अचार बनाती थी, बहुत अच्छा अचार बनाती थी। उनसे हम लोगों को तो चटनी, अचार, ये सारी चीज़ें मुझे याद है, मतलब वो सब बनाया करती थी, बड़े शौक से बनाती होममेड थी। हम लोग एवरीथिंग हैं, होममेड एवरीथिंग। हाँ, सब कुछ घर का था। मतलब वो तो खैर ज़माना ही और था ना, टाइम था उनको। अब हम लोग तो जाके वो सारे मसाले कुटे हुए, पैक हुए हुए ले आते मिल हैं। जाते हैं, वो बिल्कुल। लोग तो घर में, मतलब हल्दी, मिर्चें, ये सारी चीज़ें घरों में ऑर्गेनिक एवरीथिंग। कुट रही थी। हाँ, सब चीज़ ऑर्गेनिक होती थी, सही। सब कुछ ऑर्गेनिक होती थी, घर का दूध होता था। सब वो, मतलब वो वक्त और था ना, वो वक्त अब नहीं हो सकता। मगर द पॉइंट इज़ कि वो बड़े, मतलब शौक से सब कुछ करते थे। माँ बाप, माएँ जो थी, वो बड़े ही, शी वाज अ गुड मदर। और वो मैंने जब काम करना शुरू किया, तो मुझे चूँकि हर कोई अपने आप को पहले देखता है ना, तो मुझे कहने लगी, कैसे तुम काम कैसे करोगी, घर कौन चलाएगा, बच्चे कौन देखेगा, तुम्हारे मियाँ का कौन ख्याल करेगा, कैसे वो पुराने, मतलब ख्याल की थी। तो कहने लगी, द विमेन कांट वर्क। तो मैंने कहा नहीं, कर सकते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट, मगर उतना मुश्किल इस मुल्क में उतना मुश्किल नहीं है जितना बाहर होता है। बाहर के ममालिक के अंदर जो औरतें काम करती हैं, उनके लिए तो इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज, अगर उनके बच्चे भी हों तो। बिल्कुल। अच्छा मैम, व्हाट इज़ योर टेक ऑन द फेमिनिस्ट मूवमेंट? डू यू थिंक कभी वो कुछ मिस रिप्रेजेंट हो जाती है, या मिस पुट हो जाती है, मिस यूज्ड हो जाती है? देखिए, हर चीज़ एक तवाज़ुन में होनी चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट कैन गोज़ अ बिट ओवरबोर्ड आल्सो, एंड I don't have a problem being a woman, and but there are some things which I feel कि जहाँ ज़रा थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती हैं ख़वातीन, वो मैं समझती हूँ इज़ नॉट राइट। मैं अब मेरी अपनी तो बेटी नहीं है, मगर मैं मेरी अपनी सहेलियों की जो बेटियां हैं, उनको सबको देखती हूँ, तो समटाइम्स आई फील कि ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है मामला। हाँ, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको एक तवाज़ुन रखना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। फेमिनिस्ट मूवमेंट ज़रा कई दफ़ा ओवरबोर्ड हो जाती है। ओके मैम, मी रिप्रेजेंटिंग रफ़ीक सन्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टाइमली डिसीजंस का, बिकॉज जितना मैंने आपके बारे में जाना, सुना, पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि जैसे आपने उस वक़्त स्कूल की ओपनिंग की, जब हुकूमत की तरफ से जस्ट अभी ऐलान हुआ था कि जी अब इजाज़त है फॉर प्राइवेट स्कूल्स टू कम,
फिर आपने जैसे अभी जिक्र किया कि 2016 में इस इवेंट के बाद, इस ट्रैजिक इवेंट के बाद आप लोगों ने डिजिटली बीकन हाउस को अपडेट किया, तो आपको लगता है कि आपके कुछ डिसीजंस, क्योंकि ओवरऑल बाकी स्कूल्स में ये सारी चीज़ें आई हैं जब कोरोना आया है, कोरोना के बाद उन्होंने डिजिटलाइजेशन ज़्यादा किया है, या ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है कि टाइमली डिसीजंस का आपकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रही है, उसका कितना रोल है? देखिए, टाइमली डिसीजन जो है वो तो हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अपॉर्चुनिटी एंड टाइमली डिसीजन। बिल्कुल। मैं कई दफ़ा मैं यही कहती हूँ, मुझसे लोग जब पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि देखिए, आई डोंट से दैट आई एम द स्मार्टेस्ट, बट व्हाट आई डू से इज़ कि मुझे एक दो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल गई जिनकी वजह से कि मैं आगे निकल गई। और मैंने जब बीकन हाउस शुरू किया था तो एक बड़ी कोइंसिडेंटल चीज़ थी कि हमारा जिस घर में हम लोग अब रहते हैं, वो घर जो था वो खाना फरहंग ईरान के पास था। जी। तो खाना फरहंग ईरान वालों ने वो घर खाली किया, और वो घर मेरे ससुर जो है वो ज़ाहिर है वो लोग फेन रोड रहते थे, तो वो रेंट करना चाह रहे थे। तो उसी वक्त उसी टाइम के ऊपर हुकूमत ने इजाज़त दे दी कि जी आप प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खोल सकते हैं। तो वो एक कोइंसिडेंस ही था ना, वो मैंने तो नहीं क्रिएट की अपॉर्चुनिटी, वो अल्लाह की तरफ से एक कोइंसिडेंस था कि उसी टाइम के ऊपर वो ये इजाज़त मिल गई। तो मैंने अपने ससुर को कहा कि ये आप घर मुझे रेंट कर दीजिए। कहते हैं कि भाई तुम्हें मैं रेंट क्यों करूँ, तुम ले लो, तुम करो, जो भी करना है करो। खुशी से उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और मुझे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस वक्त, आई मीन कि मैं बिगर स्केल पे कोई सेटअप करती। तो मुझे उस वक्त यही था कि मैंने जिस तरह मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, नहीं तो किराए के ऊपर आप घर लेने जाओ उस वक्त तो किराए कम थे, खैर बहुत कम थे, मगर फिर पैसे भी उतने ही कम थे उसी हिसाब से। तो मुझे वो दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुझे ये घर के अंदर स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी, और मैंने शुरू कर लिया। और क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इट वाज द फर्स्ट स्कूल। Yeah, I know. माशाल्लाह, that is what I the admire first the school most. that came out. तो मैं उसके लिए क्रेडिट इसलिए नहीं लेती कि वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई ना। अपॉर्चुनिटी मिली मैडम, लेकिन आपने बहुत टाइमली डिसाइड भी कर लिया ना कि अच्छा चलो, आपने अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया, बट यू डिड इट माशाल्लाह। मगर ये है कि हो गया, इट वाज सो वो मतलब अपॉर्चुनिटी का मैंने एडवांटेज लिया। ठीक है, कोई और होता शायद ना लेता, बट आई टुक द एडवांटेज। आई वाज ऑलरेडी इन एजुकेशन, मतलब मैं वो लिजॉन्स चला रही थी। आपको जैसे अब ये लिजॉन चला रही थी, फिर आप बीकन हाउस में स्टेप इन कर गई, और फिर माशाल्लाह उसको इन हाइट्स तक लेके आई। आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको क्या लगता है, आप एक तो आपने जैसे बताया कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि यार टाइम कुछ 2-4 घंटे और होने चाहिए थे दिन के अंदर? हमेशा लगता है, हमेशा ऐसे लगता है कि 2-4 घंटे और होने चाहिए। मतलब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो आपकी रहती हैं, उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, कोई आपको माफ़ नहीं करता। और औरतों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक औरत से, माँ बाप की और इन लॉज की, दूसरे रिश्तेदारों की, सबकी, वो एक ज़हनी तौर के ऊपर वो मर्दों से एक्सपेक्ट नहीं करते, औरतों से करते हैं। तो मैं अब मेरी खालाएँ हैं, दे आर वेरी ओल्ड, मुझे उनको जाके मिलना होता है, मुझे अपने जो भी कोई बीमार हो रिश्तेदार, उसको जाके देखना होता है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो चलती हैं साथ, वो आप छोड़ नहीं सकते। तो वो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है, जगल करना पड़ता है, टाइम को जगल। अब तो खैर मुझे इतना मसला नहीं होता क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना। जब बच्चे छोटे थे उस वक्त मुझे मसला होता था कि बच्चों को भी टाइम देना होता था, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती थी सारी साथ। तो अब तो मैं कई दफ़ा देखती हूँ मेरे पास टाइम है, बहुत टाइम है, क्योंकि बच्चों की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। घर है मेरा, तो वो मेरे मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत पुराने मुलाजिम हैं। तो वो मैं मजाक कर रही थी किसी से कि वो ऑटो पे ही चलता है। सो वो उसके अंदर मुझे कोई इतना टाइम नहीं देना पड़ता। सही। अच्छा मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ वॉच इन योर डेली लाइफ? A watch and any experience of you with Rafiq Sons? मैंने घड़ियाँ
यहाँ से टू बी ऑनेस्ट कोई इतनी नहीं खरीदी, बाहर से ही खरीदते हैं घड़ियाँ। यहाँ से कभी ख़राब हो जाए तो ठीक कराते हैं, मगर घड़ी मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे तो बेड साइड टेबल पे पड़ी हुई है, मेरे साइड टेबल पे पड़ी है, मेरे बाथरूम में पड़ी है। मैं पहन के भी रखती हूँ घड़ी, और मैं फैंसी वाली घड़ी मेरे पास है तो, मगर पहनती मैं फैंसी वाली नहीं हूँ। मैं दूसरी वाली घड़ी पहनती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा मतलब और चीज़ें भी इंसान देख लेता है। तो घड़ी इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर। मैं लड़के जो हैं वो कहते हैं कि कई दफ़ा वो मुझे कह रहा था मेरा छोटा कि वाई डू वेयर अ वॉच। मैंने कहा क्यों? कहता है यू कैन सी द टाइम, अपना मोबाइल में देख लिया कर। मैंने कहा मैं मोबाइल उठाऊँ टाइम देखने की? मुझे तो सारी उम्र की आदत है कि मैं बिल्कुल इस तरह टाइम देखती हूँ। तो वो मतलब हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स गुड। अपने करियर का कोई मोमेंट रीलिव करना चाहती हूँ तो कौन सा होगा? नहीं, अगर कोई मोमेंट ऐसा हो जो आप रीलिव करना चाहें या कोई बड़ा स्पेशल मोमेंट हो तो इंसान को वो माशाल्लाह मैम, यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय द होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे ख्याल से, तो यानी कि मतलब मैं आपको जब आपको सितारा इसार, हाँ, माशाल्लाह वो आप मिला, हाँ। उसकी होल्डर हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत आप और भी मिले अवार्ड्स, आई मीन आई गॉट देम हियर। तो माशाल्लाह। मिले। ईच वन इज इम्पोर्टेंट, ईच वन इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ, बट यू नो मेरे लिए all moments were important, nothing in particular. Halima, I've been fortunate in the sense कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। कई दफ़ा तो औरतों को मसला होता है ना कि उनके मियाँ जो हैं वो नहीं उनको काम करने देते, और या उनके काम में मुखल होते हैं। तो मेरा इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरे मियाँ ने भी मुझे सपोर्ट किया। और लड़के अब तो खैर मैं एक्टिवली तो स्कूल ही चला रही ना, मैं दफ्तर तो आती हूँ, ज़रूर आती हूँ। मैं काम शाम काफ़ी काम होता है, कोई ना कोई इधर उधर का काम, पर स्कूल तो अब मैं नहीं चला रही। लड़के इंटरेस्ट से चला रहे हैं, शौक से चला रहे हैं। आप अगर गोइंग बैक इन टाइम, अगर आप अपनी 35-40 ईयर्स ओल्ड सेल्फ को कोई भी बात कहना चाहें, कोई चीज़ समझाना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें, क्या होगी वो? देखिए, मैं एक स्टेज के ऊपर 35-40 की स्टेज के ऊपर काम में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि बच्चे, काम और घर के अंदर, कि मैंने अपना कांटेक्ट अपनी सहेलियों से खो दिया। मुझे कई दफ़ा वो अफसोस होता है। मैं अब खैर चूँकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं उनको मिलती हूँ, बट एक वक्त ऐसा था जब मुझसे मेरी काफ़ी सहेलियां नाराज़ भी हो गई। वो कहने लगी कि तुम तो मिलती नहीं हो, तुम्हें खाने पे बुलाए तुम खाने पे नहीं आती, तुम खाने पे ज़्यादातर औरतें एक दूसरे लंचेस पे मिलती हैं, क्योंकि शाम को तो घर पे फैमिलीज़ होती हैं। अब लंच पे मैं जा नहीं सकती थी कि मैं काम करती थी, तो मुझसे नाराज़ हो जाती थी। मैं अब सोचती हूँ कि मैं एक तो लंचेस पे चली जाती तो ऐसी कौन सी बात थी कि क्या हो जाता। तो वो इंसान अपने मतलब वो जो एक होती है ना, छोटा मोटा सा एक ये रिग्रेट है कि भी उधर फैमिली, मतलब फैमिली लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ, योर ओन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के अंदर आई फील कि मैंने शायद इतना अपने फ्रेंड्स के साथ इतना कांटेक्ट एक्टिव नहीं रखा जितना मुझे रखना चाहिए था। बट बहरहाल मैम, बीकन हाउस को आप उसके कोई ऐसे इन्विजन्ड प्रोजेक्ट्स हैं? आप पहले गोल्डन जुबली आ गई है माशाल्लाह बीकन हाउस की, आप कहाँ देखती हैं बीकन हाउस को इन फ्यूचर, और आपके कोई ऐसे इन्विजन्ड प्रोजेक्ट्स हों जिनके ऊपर आप आजकल काम कर रही हों, या आप सोचती हों कि इन हाइट्स तक जाना चाहिए मज़ीद बीकन हाउस को? देखिए, बीकन हाउस हैज़ टू कीप अप विद टाइम्स। बीकन हाउस को अब दुनिया बिल्कुल इट्स श्रंक टेक्नोलॉजी की वजह से। जो चीज़ इस वक्त चाइना में हो रही है या अमेरिका में हो रही है उसका सबको पता है। तो हम लोग वी हैव टू कीप अप विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड वी हैव टू ट्राई एंड प्रोड्यूस
products which is students हम्म, of an international caliber, बिल्कुल कि दुनिया में उनकी इज्जत हो, दुनिया में वो जहाँ भी जाएं वो अपने मुल्क की पहचान बने। certainly तो certainly वो चीज़ उस चीज़ को कीप अप करना बहुत ज़रूरी है बीकन हाउस के लिए। और वो एक दौड़ है, वो दौड़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली दौड़ है, जिसमें से कि आप अपने आप को एट पार विद द वर्ल्ड रखेंगे। बिल्कुल तो वो चीज़ है बीकन हाउस के लिए। देखें, जब तक अपने आप को एट पार रख सकेंगे बीकन हाउस जिंदा रहेगा। और अगर वो दौड़ से हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन पीछे हो कर गए जाएंगे तो यू नो वो चीज़ नहीं रहेगी। इतने और लोग हैं जो फील्ड में फिर जंप इन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपके पास माशाल्लाह, जिन पे आपको हम याद करते हैं, हम आपको एडमायर करते हैं। आप खुद अपनी किस चीज़ पे अपने आप को, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? देखिए, again that's a difficult question, how I would like to be remembered. You are remembered as long as your immediate family is there. Then people forget you. Everybody You've has done to. so much for Pakistan. But I feel that my desire is that Beacon House should be there for many decades to come. And as long as Beacon House is there and Beacon House keeps up, I will be somewhere in the small print. Inshallah, inshallah. बिल्कुल। This in-person meeting with a true woman of substance and interviewing her was a great honor for all of us. After this inspiring conversation with the wonderful lady, as the CEO of Rafiq Sons, a flag bearer of the ideology of time as currency, Mr. Irfan Tariq presented her with a beautiful watch, the Methi Tissot Rainbow, a timeless piece to honor the role model lady who values the time the most.